नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर पर्यावरण एवं बाल विकास का, जिसमें दोस्तों आपके टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका 5वें नंबर का प्रैक्टिस मॉडल सेट होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो कि आपके एग्ज़ाम को टारगेट किया है हमने एमपीटेट वर्ग 3 को। उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें बताए हैं दोस्तों हमने, और यहीं से आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे ही न्यू वीडियो डाले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चले एमपीटेट वर्ग 3 की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है पर्यावरण का। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज आपका पर्यावरण का, जल के उच्च क्वथनांक का कारण है। आपको बताना है दोस्तों कि जल के जो उच्च क्वथनांक होता है जल का, उसका कारण क्या होता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा, हाइड्रोजन आबंध, उच्च परावैद्युतांक या निम्न वियोजन स्थिरांक। आपको बताना है दोस्तों कि जल के उच्च क्वथनांक का कारण क्या है। दोस्तों जल के जो उच्च क्वथनांक का जो कारण होता है वो होता है हाइड्रोजन आबंध। क्या होता है? हाइड्रोजन आबंध जो होता है वो जल के उच्च क्वथनांक का कारण होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन आबंध ही आपके जल के उच्च क्वथनांक का कारण होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में जल चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि जल चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं होता है। वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन, अवक्षेप या प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों सभी को पता है कि प्रकृति में जो जल चक्र होता है उसमें वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन और अवक्षेप ये तीनों ही चरण सम्मिलित होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह शामिल नहीं होता है आपके जल चक्र में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को क्या कहते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को क्या कहा जाता है? समुद्र वितरिका, समुद्र लूप, समुद्र भृगु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? जो समुद्री जल के ऊपर लगभग जो ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तट रहते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों समुद्र भृगु। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? समुद्र भृगु कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जल प्रदूषण को कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही परिभाषा नहीं देता? जलाशयों में अवांछित पदार्थ डालना, जलाशयों से वांछित पदार्थ हटाना, जलाशयों के दाब में परिवर्तन करना या जलाशयों के तापमान में परिवर्तन करना। दोस्तों जल प्रदूषण को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, इनमें से जो कथन सही परिभाषा नहीं देता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जलाशयों में दाब, जलाशयों के जो दाब है उनमें परिवर्तन करना। यह जल प्रदूषण की परिभाषा को सही परिभाषा यह नहीं देता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जलाशयों के दाब में परिवर्तन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियां होती है, उन्हें कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बर्फीली नदियाँ, हिमस्रोत, हिमानी या तुषार नद। तो दोस्तों क्या कहा जाता है उन्हें? जो हमेशा जमी रहती है बर्फ़ की नदियाँ पर्वतों पर, उन्हें कहा जाता है दोस्तों हिमानी। क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन या अवघटन। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों अपर्दन। क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजक कड़ी है। स्थायी अवस्था, खाद्य जाल, जैव संरचना या पोष रीति। दोस्तों पारितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों के मध्य की जो योजक कड़ी होती है वो क्या कहलाती है? जैव संरचना कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित
हो जाती है, जिनको कहा जाता है वितरिका, लूप, छिछला तट या भृगु। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? जब समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो बहुत ही कम हो जाता है या धीमा हो जाता है, तथा नदी जो है वो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वितरिका कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि? आपको बताना है दोस्तों कि जो बर्फ़ है वो पानी में तो तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। आपके ऑप्शन है, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, बर्फ़ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, बर्फ़ पानी से हल्का होता है जबकि अल्कोहल से भारी होता है। तो दोस्तों सभी को आंसर समझ में आ गया हो कि जो बर्फ़ है वो पानी में क्यों तैरती है, क्योंकि जो बर्फ़ है वो पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए पानी पर तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? आपको बताना है दोस्तों कि महासागर की औसत लवणता कितनी होती है। 45 भाग प्रति 1000 ग्राम, 65 भाग प्रति 1000 ग्राम, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम या 55 भाग प्रति 1000 ग्राम। आपको बताना है दोस्तों कितनी होती है। तो महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? वो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सभी को पता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में जो अवयवों का चक्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र या केवल रासायनिक चक्र? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र में जो अवयवों के चक्रण को कहा जाता है वो कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय जीव, पादप रोग या जड़ विहीन पौधा? तो दोस्तों जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों ही एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? सामान्य ज्वार, लघु ज्वार, अति लघु ज्वार या वृहत ज्वार? तो दोस्तों इस समय जो सबसे ऊंचे ज्वार उठे जाते हैं उन्हें कौन से ज्वार कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों वृहत ज्वार। बहुत ही बड़े एवं ऊंचे ज्वार होते हैं, इन्हें कहा जाता है वृहत ज्वार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है? आपको बताना है दोस्तों निम्न ज्वार, उच्च ज्वार, लघु ज्वार या उच्च भाटा जो है इनमें से कौन मछली पकड़ने में मदद करता है? तो दोस्तों वो है आपका उच्च ज्वार। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? सभी को पता है दोस्तों क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात? वो होता है दोस्तों आपका 1:8। क्या होता है? 1:8 होता है। H2O होता है, आपको पता है जल का फॉर्मूला, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है? 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, आपको बता रहा है क्वेश्चन नंबर 17 शुद्ध जल होता है। आपको बताना है कि शुद्ध जल होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शुद्ध जल होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। ना तो वो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारीय होता है। वो कैसा होता है? उदासीन होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है शुद्ध जल का पीएच मान बताना है दोस्तों आपको। बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता है 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। याद रखना है आपको ये भी क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? आपको बताना दोस्तों कि पानी का जो घनत्व है वो कितने डिग्री सेल्सियस या किस तापमान पर अधिकतम होता है? +4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है वो +4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा +4 डिग्री सेल्सियस पर।
क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या गोली तैर नहीं सकती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्टील की गोली जो है पारे पर क्यों तैरती है। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि जो पारे का घनत्व होता है, जो पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए जो स्टील की गोली है वो पारे पर तैर सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें कहते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता हुआ चलता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? अपस्त्राव, नलिकाएं, नदी स्रोत या अवनलिकाएं। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दोस्तों अवनलिकाएं। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? अवनलिकाएं कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी प्रक्रिया पहले आएगी, फिर उसके बाद और फिर अंतिम में कौन सी प्रक्रिया होगी। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो आपको बताना है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया 4 क्रमों में से उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों वो प्रक्रिया होगी आपकी कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले होगा निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और उसके बाद होगा अवसादन। इस तरीके से रेत और नमक को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है क्योंकि साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि नींबू साधारण पानी में तो डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरने लगता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो नमकीन पानी का घनत्व होता है वो साधारण के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जो नींबू है वो साधारण पानी में डूब जाता है किंतु नमकीन पानी में तैरने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? चलिए ये भी बताना है आपको कि लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या पारा पानी से भारी होता है। चलिए बताना है दोस्तों आपको कि लोहे की कील पारी पर तो तैरती है परंतु पानी में वो डूब जाती है। दोस्तों इसका कारण ये होता है कि जो लोहे का घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसलिए लोहा जो है वो पानी में डूब जाता है और पारे पर तैरने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। प्रति 10 ग्राम, प्रति 100 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम या प्रति 10,000 ग्राम। तो दोस्तों लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। कितने ग्राम में व्यक्त किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों आपका प्रति 1000 ग्राम। याद रखिएगा प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होता है? आपको बताना है दोस्तों कि पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होता है। पारितंत्र संकट, पारिस्थितिक संकट, जैव विलुप्ति संकट या जैव संकट। तो दोस्तों सभी को पता है कि अगर पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन कर दिया जाए तो कौन सा संकट उत्पन्न होगा? वो होगा आपका पारिस्थितिक संकट। कौन सा होगा दोस्तों? पारिस्थितिक संकट आपका उत्पन्न हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वथन या उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। आपको बताना है दोस्तों कि उबालने में और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा अंतर सही है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता है। क्वथन से द्रव का आयतन कम होता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदलती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती है। आपको बताना है दोस्तों कि क्वथन और वाष्पीकरण में सबसे अच्छा या सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? अब चलिए बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जीवाणु या एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं।
भक्ष्यपोषी उपभोक्ता, अपघटक या प्राथमिक उपभोक्ता। तो दोस्तों जो जीवाणु एक्टिनोमाइसीज या जो कवक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपघटक। क्या कहा जाता है इन्हें? अपघटक भी कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा अपघटक। क्वेश्चन नंबर 29 है, फसल के मैदानों में खाद्य का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है? पोषण चक्र में, खनिज चक्रण में, पोषण तल में या उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों फसल के मैदानों में खाद्य का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्य के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। पोषण चक्र में भी, खनिज चक्रण में भी और पोषण तल में भी, ये तीनों में ही मनुष्य के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि जब नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में या ए और बी दोनों? तो दोस्तों जब नाइट्रोजन यौगीकरण होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? ए और बी दोनों। नाइट्रोजन का अमोनिया में भी परिवर्तन होता है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में भी परिवर्तन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन देख लिए हमने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब दोस्तों अब देखते हैं कि पर्यावरण के बाद बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। इसमें भी दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 60 नंबर का आपका मॉडल पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाल विकास के भी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों बाल विकास का, शिक्षा के लिए उपयुक्त है। आपको बताना है कि शिक्षा के लिए उपयुक्त है सेमेस्टर पद्धति, वर्तमान परीक्षा पद्धति, सब पुस्तक परीक्षा पद्धति या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। तो दोस्तों जो शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वो है आपकी सेमेस्टर पद्धति। कौन सी पद्धति उपयुक्त मानी गई है सबसे अच्छी? सेमेस्टर पद्धति। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है आज का, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि है बहिर्दर्शन, व्यक्ति अध्ययन, प्रयोगात्मक या ये सभी? तो दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधि है निम्नलिखित में से वो कौन सी है? वो आपकी बहिर्दर्शन विधि भी है, व्यक्ति अध्ययन विधि भी है और प्रयोगात्मक विधि भी है। ये तीनों ही इसके अंतर्गत आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या पंचतंत्र? तो किस में हुआ है दोस्तों? वो हुआ है आपका महाभारत में। याद रखिएगा किस में हुआ है? महाभारत में हुआ है आपका मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं आज का, और बाल विकास का चौथे नंबर का क्वेश्चन है आज, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीविका, अधिकार, ज्ञान या विकास? तो दोस्तों सभी को पता है कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? विकास करना होता है। याद रखिएगा क्या होता है? विकास करना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि, ए व बी दोनों या साक्षात्कार विधि? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ विधि है वो कौन सी है? साक्षात्कार विधि। याद रखिएगा वस्तुनिष्ठ विधि जो है वो है साक्षात्कार विधि, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना है दोस्तों कि जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? टाइडमैन ने, वैलेंटाइन ने, वॉटसन ने या स्टैनली हॉल ने? तो दोस्तों जीवन इतिहास विधि का सर्वप्रथम जिसके द्वारा उपयोग किया गया था वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइडमैन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? टाइडमैन के द्वारा सर्वप्रथम जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया गया था। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन एटकिंस, जे ए मुनरो, मैकडूगल या मॉरिस? तो दोस्तों समाज मिति विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है आपके? जे ए मुनरो। याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बार बार। जे ए मुनरो जो हैं वो समाज मिति विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन के बिना बहिर्दर्शन असंभव है, यह कथन किसका? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि अंतर्दर्शन के बिना बहिर्दर्शन असंभव है, यह कथन है सत्य, असत्य, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अंतर्दर्शन के बिना बहिर्दर्शन असंभव है, यह कथन पूर्ण तरीके से सत्य है। बिना अंतर्दर्शन के बहिर्दर्शन जो है वो असंभव है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? वॉटसन, वुडवर्थ, प्लेटो या स्किनर? दोस्तों यह कथन दिया गया है स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा यह कथन दिया गया है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है? शिक्षण विधि, अधिगम विधि, शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री? आपको बताना है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है दोस्तों आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। याद रखिएगा क्या कहलाती है? आपकी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जॉन बी वॉटसन ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके शब्दों में की है? चेतना, उत्तेजना अनुक्रिया, मूल प्रवृत्तियां या प्रतिबद्ध? तो दोस्तों जॉन बी वॉटसन ने व्यवहार की व्याख्या जो है वो जिसके शब्दों में की है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजना अनुक्रिया के शब्दों में की है। याद रखिएगा व्यवहार की व्याख्या जो है वो उत्तेजना अनुक्रिया के शब्दों में की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जान सकता। आपको बताना है दोस्तों कि जो एक शिक्षक है वो शिक्षा मनोविज्ञान से क्या नहीं जान सकता? आत्मा के विषय में, बालक के विषय में, स्वयं के विषय में या अनुशासनहीनता के विषय में? तो दोस्तों एक शिक्षक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से बालक के विषय में, स्वयं के विषय में और अनुशासनहीनता के विषय में जान सकता है, परंतु आत्मा के विषय में नहीं जान सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आत्मा के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला होती है। मैकडूगल का कथन है, डगलस का, स्किनर का या मेलवी का? तो दोस्तों यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। कौन है? स्किनर के द्वारा यह कथन दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बालक व्यवहार का ज्ञान या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की जो उपयोगिता होती है वो बालकों के चरित्र निर्माण में भी होती है, अनुशासन में सहायता में भी होती है और बाल व्यवहार के ज्ञान में भी उपयोगिता होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ प्लेटो से, अरस्तु से, लॉक से या फ्रायड से? तो दोस्तों स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ हुआ है वो किससे हुआ है? वो है दोस्तों आपका अरस्तु से। किससे हुआ है? अरस्तु से हुआ है। याद रखिएगा मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया चुका है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? परीक्षण विधि, क्षैतिज विधि, उपचारात्मक विधि या लंबात्मक विधि? तो दोस्तों जो कॉर्ल सी गैरिसन है उन्होंने किस विधि का अध्ययन किया है? उन्होंने किया है दोस्तों लंबात्मक विधि का। कौन सी विधि का? कॉर्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से आज का, शिक्षक की सफलता का रहस्य है विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक गठन, आकर्षक व्यक्तित्व या मनोविज्ञान का ज्ञान? तो दोस्तों एक शिक्षक की जो सफलता का रहस्य होता है वो क्या होता है? उसके मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। याद रखिएगा जितना उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होगा उसकी उतनी ही सफलता उच्च होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है आवश्यक, अनावश्यक, सामान्य या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रत्येक शिक्षक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। आपको बताना है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये। आत्मनिरीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि, गाथा वर्णन विधि या परीक्षण विधि? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की जो आत्मनिष्ठ विधि होती है वो है आपकी आत्मनिरीक्षण विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, आपको याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? आत्मनिरीक्षण विधि। 50 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है
छात्र शिक्षक के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति तथा समाज के लिए। तो दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है आपका, वो किस लिए उपयोगी है? व्यक्ति तथा समाज के लिए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति तथा समाज के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करने की विधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी, कि पूर्व अनुभव या व्यवहार को लेखा करने के लिए, तैयार करने के लिए जो विधि होती है उसे कौन सी विधि कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है गाथा वर्णन विधि। कौन सी विधि होती है? गाथा वर्णन विधि। काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं? क्रो और क्रो, टाइडमैन, वॉटसन या एंजिल। तो दोस्तों जिस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं वो हैं आपके एंजिल। किसके अनुसार? एंजिल के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपका, कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। समाज, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या चरित्र। तो दोस्तों जो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है वो है आपकी मानव व्यवहार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मानव व्यवहार जो है वो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। गति वाले खेल, मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, रचनात्मक खेल या ये सभी। तो दोस्तों खेल विधि के अंतर्गत आपके गति वाले खेल भी खेले जाते हैं, मानसिक व स्पर्धात्मक खेल भी खेले जाते हैं और रचनात्मक, ये तीनों ही खेले जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कौन सी है? आपको बताना है दोस्तों कि जिस विधि में छात्र जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेता है वो कौन सी विधि है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कहानी विधि, नाटकीकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि या वार्तालाप विधि। दोस्तों वह विधि कौन सी है आपकी? वो है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि में जो है वो छात्र जो है वो खुलकर भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, कि प्रश्नोत्तर विधि में श्रेष्ठतम प्रश्न वही है जिसकी भाषा सरल हो, जो विचारोत्तेजक हो, जिसे अध्यापकीय विद्वता झलकती हो या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि में वही प्रश्न श्रेष्ठतम होते हैं जिनकी भाषा जो है वो सुगम एवं सरल होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है। छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सीखना सरल और उत्तेजक हो जाता है, सीखने का सारा दायित्व छात्र पर निर्भर होता है या छात्रों को कम अध्यापन करना पड़ता है। तो दोस्तों कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि सीखना सरल और रोचक हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि दृश्य सामग्री का उपयोग सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? कि सीखना जो है वो सरल और बहुत ही रोचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है आज का, शिक्षण सहायक में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या ये सभी। तो दोस्तों शिक्षण सहायक में जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है वो दृश्य श्रव्य दोनों ही सामग्री मानी जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की है? उत्तेजना अनुक्रिया, मूल प्रवृत्तियां, प्रतिबद्ध अनुक्रिया या अचेतन व्यवहार के द्वारा। तो दोस्तों विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से जिसके द्वारा की है वो की है मूल प्रवृत्तियों के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।